हाय लबा स्टडीमर्स, आज तारीख है 11 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। कार्टून ऑफ द डे में क्या है, ये हमारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं। अब योगी जी और शिवराज सिंह चौहान, जो कि ये हैं यूपी के मुख्यमंत्री, ये हैं एमपी के मुख्यमंत्री। इन दोनों ने बोला क्या कि हम वर्कर की हेल्प के लिए या वर्कर की गुडनेस के लिए हम काम करेंगे। ये इनकी जंजीर काटने के लिए लेकर के आ रहे हैं। इस लेबर को ऐसा लग रहा है कि योगी जी आ रहे हैं, अब मेरी जंजीर को काट देंगे। बट सिनारियो क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है कि ये योगी जी आते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों एक बिजनेसमैन है, उसके बाल काट रहे हैं इस कैंची से। ठीक, तो इस लेबर को देख करके लग रहा है कि यार योगी जी तो कह रहे थे कि वो मेरे लिए आ रहे हैं, बट मेरे लिए तो नहीं आ रहे हैं, ये तो इस इंडस्ट्रियल पर्सन के लिए आ रहे हैं। ठीक, इस पर इसमें योगी जी की आलोचना की जा रही है कि इनकी जो 3 साल के लिए लेबर लॉज को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, तो इसमें वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन पहले भी होता आया था, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, आज की डेट पे हमारे पास पहला आर्टिकल इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है। हमारे पास जो पहला आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो ये बात किया जाता है कि कोविड-19 के बाद का सिनारियो कैसा होगा, कोविड-19 के बाद पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम की पिक्चर्स कैसी होगी। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफर कर रहा है। राइटर यहाँ पे कहते क्या है कि एशिया पूरी तरह से इमर्ज करेगा, एशिया का असर्टिवनेस हमें देखेगा, पूरी तरह से असर्टिव तरीके से एशिया इमर्ज करेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, इसमें बताया जाता है कि अगर हम कोविड-19 के टेस्ट की अगर बात करें, तो कोविड-19 के टेस्ट में जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर देन अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरेशिया की बात करें, तो उनके कंपेयर में। राइट, फिर ये सेकेंड थिंग बात करते हैं कि पूरी अगर ग्लोबल वर्ल्ड की अगर पूरी जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो जब जब क्राइसिस आई है, तो क्राइसिस से इमर्ज होकर के एशियन कंट्रीज़ ही बाहर आई हैं। ठीक, अभी तक हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका इमर्ज हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो भी अमेरिका इमर्ज हुआ, जब कोल्ड वॉर हुआ तो भी अमेरिका इमर्ज हुआ। लेकिन अमेरिका की अभी राइट नाउ की जो पॉलिसीज़ हैं कि वो केवल अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसीज़ को देख रहा है। इससे पहले के जो उनके लीडर्स थे, वो ग्लोबल वर्ल्ड पर सिनेरियो को देखा करते थे। लेकिन अभी वर्तमान के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या सिनेरियो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं केवल एक उनके पिक्चर दिख रही है कि अमेरिका फर्स्ट, केवल अमेरिका के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो एक उसके पास आज भी मिलिट्री, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका ही है, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका ही है, लेकिन वह रिलेक्टेंट है कि लीडरशिप रोल को लेकर के वह लीड नहीं करना चाह रहा है। जबकि अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो एशियन कंट्रीज़ में अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें, तो ये दोनों अपने लीडरशिप रोल का कोई मौका खोना नहीं चाहती हैं। ठीक, जहां एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम मेडिकल किट या मेडिकल सप्लाई हम किसी और कंट्री को नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जो एपी सेंटर रह चुका था चाइना और इंडिया, इन दोनों ने कोई मौका नहीं छोड़ा है कि किसी दूसरे कंट्री की मदद की जा सके। फिर इसी में क्रिटिसाइज भी करते हैं अमेरिका को कि अमेरिका जो अभी तक ये सोचता आ रहा था कि हर जगह उसकी वैल्यू, हर जगह उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी, कह रहे वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है और चाइना और एशिया इमर्ज कर रहे हैं। बात की जाती है कि अगर G20 कंट्रीज़ की बात करें, जिसका पार्ट चाइना भी है और इंडिया भी है, ठीक, और ब्रिक्स के सभी कंट्री मेंबर इस G20 मेंबर के पार्ट हैं, तो इन पूरी G20 कंट्रीज़ में अगर कोई इकोनॉमी इम्प्रूव होकर के या इमर्ज होकर के आएगी, तो वो केवल चाइना और इंडिया की होने वाली है। क्योंकि चाइना में क्या था कि चाइना ने ट्रस्ट अपना खो दिया है, बट स्टिल चूंकि उसके पास एक बेहतर सप्लाई चेन है, तो इसकी वजह से वो बहुत जल्दी से रिवाइव कर जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इंडिया को देखें, तो इंडिया का ट्रस्ट ग्लोबल वर्ल्ड पर, उसकी सॉफ्ट पावर, उसकी सॉफ्टनेस बहुत बेहतर है। तो इसकी वजह से जो जो इंडस्ट्रीज़ या जो कंपनीज चाइना को छोड़ेंगी वो इंडिया में आएंगी, तो इंडिया भी अपनी इकोनॉमी को बहुत जल्दी रिवो कर लेगा। बट अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, तो कह रहे हैं वो तो इस क्राइसिस से पूरी तरह से जूझ भी रही हैं और अभी भी जूझ रही हैं। और अगर टेस्टिंग की बात करें, तो टेस्टिंग भी हमने ज़्यादा किया है अमेरिका और यूरोप से। ठीक, फिर सेकेंड बात की जाती है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया क्या है कि खुद को डिवाइड करके रखा हुआ है। इससे पहले क्या था कि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक यूरोजोन का पार्ट हुआ करती थी, सारी इकोनॉमिक्स या सारे फैसले वह पूरी यूरोपियन यूनियन लिया करता था। लेकिन अभी क्या है कि वो इस कोविड-19 को लेकर के एक दूसरे से विभाजित हो गए हैं।
हुआ क्या था कि यूरो जोन में बाद में शामिल होने वाले जो कंट्रीज थे, मीन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बाद में पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये एक्चुअल में यूरोजोन का पार्ट थी। तो ईस्टर्न यूरोजोन और वेस्टर्न यूरोजोन के कंट्रीज के बीच में मतभेद पैदा होना, उनके बीच में इस प्रकार से मतभेद हो जाना, डिस्क्रिमिनेशन होना, कह रहे ये इंगित करता है कि वो उस तरह से इमर्ज होकर के लीडरशिप रोल में वापस नहीं आने वाली हैं। फिर अगर बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना क्या कर रहा है, कह रहा है चाइना अपना कोई मौका नहीं गंवा रहा है, कह रहे हैं वो बिग जायंट बनने के लिए वो कुछ भी कर रहा है। इवन इतना ज़्यादा उसे नुकसान हुआ इस कोरोना वायरस को लेकर के, लेकिन वह स्टिल पूरी तरह से सप्लाई चेन को और इवन अगर और अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो इन्होंने पेट्रोलियम को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन चाइना को अगर आप देखोगे तो चाइना बल्क में इंपोर्ट किए जा रहा है, मीन उसकी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए चाइना ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। फिर अगर बात किया जाए कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अलावा, क्योंकि जब ब्रिटेन वुड का कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसी में डिसाइड हुआ था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर को तय करेंगे, लेकिन इस समय वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से फेड हो रही हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रोल को निभा नहीं पा रही हैं। अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वह तो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया है। अमेरिका कह रहा है कि WHO तो चाइना का फेवर कर रहा है, ठीक, चाइना इस बात से डिनाई करता है, WHO इस बात से डिनाई करता है, ठीक। तो एक तरह से पूरी तरह से ये पॉलिटिकल गेम बन के रह गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज ब्लेम कर रही हैं WHO को, ठीक, WHO डिनाई कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है WHO को। तो कह रहे ये जो ग्लोबल वर्ल्ड था और जो ग्लोबल के वो थे इंस्टीट्यूशंस थे, कह रहे वो अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं ठीक तरीके से। और अगर नेक्स्ट अगर अप टू डेट बात करें कि ठीक है हमने बात कर लिया अमेरिका की बात, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो गया, अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कर लिया मैंने, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो गई, एशिया की बात हो गई, लेकिन एक एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है जहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है। तो एनर्जी सप्लाई होती है मिडिल ईस्ट से। तो मिडिल ईस्ट की जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनकी भी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि सऊदी अरेबिया और रसिया के बीच में प्रॉपर तरीके से ऑयल की प्राइसिंग को लेकर के वॉर चलता है, ठीक, क्रूड ऑयल प्राइस। तो क्रूड ऑयल प्राइस का प्राइस बहुत नीचे गिर गया है, तो उनकी प्रॉफिट जो सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक जैसी कंट्रीज जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी, पूरी उनकी इकोनॉमी भी उसी पर डिपेंड रहा करती थी, लेकिन आज भी वो रिसेशन के दौर से गुजर रही हैं। तो राइटर का कहना यह है कि केवल दो कंट्रीज जो पूरी तरह से इमर्ज करके होकर के आएंगी, वो है चाइना है और इंडिया है। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया किस तरह से जो इंडस्ट्रीज चाइना को छोड़ रही हैं, कह रहे किस हद तक अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर इन दोनों कंट्रीज़ ने भी काफ़ी हद तक टैक्स में रिफॉर्म करके उन इंडस्ट्रीज़ को या उन कंपनीज़ को अपने यहाँ बुलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अगर इंडिया उन कंट्रीज़ या उन इंडस्ट्रीज़ को अगर इंडिया में वापस ला पाती हैं तो यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करें वो गिर सकता है, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों का मीन डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा, सो दैट कि जिससे होगा क्या कि हमारी इकोनॉमी वापस पटरी पर आ जाएगी। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल था डिस्कस करने के लिए उसमें कुछ है नहीं, ये बात करते क्या है कि 16 माइग्रेंट वर्कर थे जो मुंबई से चलते हैं बट वो मर जाते हैं किसी वजह से। तो अब उसका कारण कौन है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कि यूपी की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो है रिस्पॉन्सिबल है, ये उसी पर बात करते हैं, तो उतना रेलिवेंट भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कोर्ट की सेफ्टी को लेकर के। अब कोर्ट की सेफ्टी में क्या बात की जाती है, इसमें कहते क्या हैं कि यूजुअली जो ई कोर्ट्स रन करने के लिए 6 अप्रैल में ऑर्डर आता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, क्या ई कोर्ट की हियरिंग करेंगे, मीन वर्चुअल कोर्ट रन करेगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लेटर भेजा सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि 90% हमारे एडवोकेट ऐसे हैं जो टेक्निकल चीज़ों से अनजान हैं, तो वो टेक्निकलिटीज़ को जानते ही नहीं है, तो वो तो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। कह रहे हैं तब तक के लिए तो ठीक है, जब तक लॉकडाउन है तब तक अगर आप बोलते हो कि ई कोर्ट सिस्टम चलेगा तो इट्स ओके, लेकिन एक बार अगर लॉकडाउन अपलिफ्ट हो गया तो उसके बाद आपको वापस से नॉर्मल तरीके से ही आपको हियरिंग, नॉर्मल तरीके से कोर्ट की प्रोसीजिंग चलनी चाहिए। और उसके लिए अगर आप कोई सेफ्टी मेजर से लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर
राइटर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये तर्क देना कि 90% उसके एडवोकेट टेक्निकल चीज़ों से अनजान है, तो इसकी वजह से ई कोर्ट की हेयरिंग या वर्चुअल जो फर्दर ग्रोथ है कह रहे उसे रोक दिया जाए, कह रहे ये बात तो गलत है। एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि दिल्ली कोर्ट में हुआ क्या है कि 2009 से ही ई कोर्ट की हियरिंग और प्रॉपर तरीके से रन कर भी रही है। वहाँ पर 70 स्टाफ ऐसे हैं जो ई कोर्ट हियरिंग को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मूव कराते हैं या रन करवाते हैं। करें हमें तो फिर तो उनसे भी सीखना चाहिए। और वहाँ और सेम अगर कॉपी पेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो 2009 से चल रहा है, लेकिन अगर महाराष्ट्र सॉरी कर्नाटका की अगर हम बात करें, केरला की बात करें, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 2012 से 2014 से प्रॉपर ई कोर्ट की हियरिंग चल रही है। तो क्यों नहीं हम अदर स्टेट में या अदर कोर्ट में ये चीज़ें लागू कर सकते हैं। अगर दिल्ली कोर्ट कर सकता है, दिल्ली गाइडलाइन अगर अगर लागू कर सकता है, अपने लोगों को ट्रेन कर सकता है, तो अदर कोर्ट वाले क्यों नहीं ट्रेन कर सकते हैं। और कोविड-19 का असर ये 2020 तक तो जाने से रहा, तो क्या लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या जो जुडिशल की जो प्रोसीडिंग है क्या उस पर प्रतिबंध लगा रहेगा, क्या उसके काम पूरी तरह से रोक दी जाएंगे। कह रहे ऐसा तो नहीं किया जा सकता है ना, कि अगर कोई भी अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अपने जान जोखिम में दे करके काम कर रहा है, बैंकर है वो अपनी जान जोखिम में दे करके काम कर रहा है, तो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो सप्लाई चेन है, कह रहे उसे तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से न्याय भी देने के लिए कह रहे लोगों को आगे आना ही पड़ेगा और लोगों को नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये तो उनकी सेफ्टी के लिए ये सारे मेजर्स दिए गए हैं कि आपको करना क्या है कि ई कोर्ट या वर्चुअल हेयरिंग, जिनकी हेयरिंग होगी केवल वही वर्चुअल हेयरिंग के थ्रू उनके पास नंबर आ जाएगा और वो अपनी हेयरिंग कर लेंगे। ठीक, तो फिजिकल प्रेजेंस होने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोरोना वायरस फैलेगा नहीं। फिर कुछ उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं कि अगर कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट भी होती है तो 1 बाय 1 करके होगी और केवल जिसका केस है केवल वही अंदर जाएगा। और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऑटोमेटिक हैंड वॉश की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ताकि पानी के वेस्टेज ना हो। तो कह रहे ये सारे हमारे वो सुरक्षात्मक उपाय निभाते हुए हमें कोर्ट की हियरिंग को फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट द ग्रास रूट। इसमें बात क्या करते हैं, कहते क्या हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी इन दोनों ने प्लान क्या किया था कि एक फ्री इंडिया डिसेंट्रलाइज होगा। ठीक, बट डिसेंट्रलाइज ना हो करके ये तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये डबल गेम खेलती हैं, कहती हैं कि पूरी दुनिया को बताती हैं कि हमने अपने यहाँ पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, हमने उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक, लेकिन जबकि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है कि वो ब्यूरोक्रेसी को मीन उन अधिकारियों को नियुक्त करते हैं जो इस पर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और यूजुअली जो पंचायत के ऑफिसर्स होते हैं, जो सरपंच हुआ करते हैं, कह रहे हैं वो अधिकारियों की इज्जत भी बहुत करते हैं और उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि उनको जो भी फंड मिलना होता है, जो भी पैसे ट्रांसफर होने होते हैं अगर पंचायतों को, कह रहे हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी ही देती है। और ब्यूरोक्रेसी पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नियुक्ति तो यूपीएससी करवाती है, किंतु जो उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को यूजुअली तो लॉ के फॉर्म में तो कह रही है कि मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, लेकिन पंचायतें खुद से रेवेन्यू डेवलप नहीं कर सकती हैं, जनरेट नहीं कर सकती हैं और खुद के लॉज को नहीं अप्लाई कर सकती हैं। उन्हें वही बातें माननी पड़ती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तो हुआ ही नहीं। और यहाँ पर केरला का एग्जाम्पल भी देते हैं, कह रहे हैं केरला में तो 1/3 अगर फाइनेंसेस की बात करें तो वहाँ पर पंचायतों को दे दिया जाता है। तो 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट का अगर किसी स्टेट ने प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठाया है तो वो तो केरला है। केरला का स्टेट गवर्नमेंट और पंचायतों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कह रहे वो अदर स्टेट में भी पॉसिबल है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए विल चाहिए। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल तक उनकी अथॉरिटी या उनकी पावर बनी रहे। तो इसकी वजह से पंचायतों का रिफॉर्म नहीं हो रहा और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए ये ग्राउंड लेवल पर पंचायतों का ही वर्क करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट एक ऊपर से आप आदेश को तो पारित कर सकते हो, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर पंचायतों का जो इन्फ्लुएंस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता है विलेजों में। सो दैट तो हमें करना क्या चाहिए, हमें पावर को पंचायतों तक उसे कर देना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, कुछ पावर उनके हाथ में देना चाहिए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया।
अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, द फेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाती है। ये जो आप अभी कार्टून देख रहे थे, ये कार्टून से रिलेटेड है ये वाला आर्टिकल। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने किया क्या कि लेबर को, माइग्रेंट वर्कर को लेकर के जाने वाली ट्रेन को, मीन श्रमिक ट्रेनों को रद्द कर दिया। बोला कि श्रमिक ट्रेनें यहाँ से नहीं जाएंगी। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने भी सेम काम किया कि यहाँ से लेबर्स नहीं जाएंगे बाहर जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है। तो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद तो इंडस्ट्रीज भी प्रॉपर तरीके से रन करने ही लगेंगी, ठीक। लेकिन अभी जब श्रमिक 23 मार्च के बाद से वो अपने घर जाना चाह रहा है और ट्रेनों की व्यवस्था जब हो भी गई है, जब इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल भी दिया कि वो प्रॉपर ट्रेन भेज देंगी, फिर भी ये स्टेट गवर्नमेंट उन माइग्रेंट वर्कर को अपने घर जाने नहीं देना चाहते। कह रहे ये तो आर्टिकल 23 का पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है। उनके पास तो ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहता क्या है कि आप किसी से ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, या उसमें एक क्लॉज ये भी आता है कि आप ऐसी कोई स्थिति पैदा न कर दो कि उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प ही न बचे आपके यहाँ काम करने के अलावा, तो भी ये फोर्स लेबर में ही काउंट होगा। और इस ये आर्टिकल 23 के तहत उसके फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो रहा है पूरी तरह से। आप तो उसका शोषण कर रहे हो कि अगर एक लेबर घर जाना चाह रहा है तो आप उसे घर जाने नहीं दे रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद आपकी इंडस्ट्रीज़ को लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर एक बार लेबर अपने घर चला गया तो 6 महीने या साल भर से के पहले वो तो वापस आने से रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट की ट्रेन या चीज़ें नॉर्मल नहीं है और उसके पास इसमें तो खाने पीने के लिए नहीं है, तो वो तो ईगरली वेट कर रहा है कि किस तरह से हमें घर जाने दिया जाए। और किस प्रकार से आप उसे मजबूर कैसे करते हो, कह रहे हैं कि एक पर्सन है जिसकी नौकरी छिन गई है, जो डेली वेज वर्कर था, वो पूरी तरह से केवल सर्वाइव ही कर रहा है, ठीक है। आप उससे कहते हो कि अगर आपको घर जाना है तो आपको रेलवे का किराया देना पड़ेगा, ऊपर से खाने पीने का सरचार्ज आपने उसमें अलग से जोड़ दिया। तो करें एक तरह से आपने उस लेबर को मजबूर ही कर दिया ना कि अगर आप उससे किराया मांग रहे हो, ठीक, किराए के साथ खाने का भी पैसा मांग रहे हो, तो वो घर जाएगा कैसे? उसकी नौकरी तो छिन गई है, उसके पास पैसे तो अब रहे नहीं, और जो थे भी वो तो 2 महीने में वो खर्च कर चुका है। तो करें एक तरह से आपने तो उसे मजबूर कर दिया कि वो आप ही के यहाँ रुके और आप ही के यहाँ के लिए वो काम करें। करें ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करवाना चाहिए था, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। आज की तारीख में जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच।